इंस्टीट्यूट में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपना ये जो लेक्चर है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज के इस लेक्चर में अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पेशीय तंत्र, या आप इसे कह सकते हो मस्कुलर सिस्टम या मस्कुलर टिश्यू आप इसे कह सकते हो। ये अपन यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अपना एक लेक्चर रह रहा है पिछले वाले चैप्टर के अंतर्गत। वो लेक्चर 1-2 दिन में या कल ही शायद आपको डाल दिया जाएगा। फिर वो चैप्टर कंप्लीट, अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर के अंतर्गत यहाँ पर शुरू करेंगे बिल्कुल जीरो से, बेसिक से। तो इसके अंतर्गत अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? पेशी के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में? पेशी। तो इस चैप्टर में अपन पेशी के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी पेशियाँ होती हैं, उन पेशियों की उत्पत्ति कब होती है? भ्रूणीय अवस्था में होती है। उस भ्रूणीय अवस्था में किस चर्म से, यानी भ्रूणीय चर्म से पेशियों की उत्पत्ति होती है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि पेशियों की उत्पत्ति कहाँ होती है? भ्रूणीय अवस्था में। भ्रूणीय अवस्था में किस भ्रूणीय चर्म के माध्यम से या किस भ्रूणीय चर्म से पेशियों की उत्पत्ति या पेशियों का निर्माण होता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से, और इसका आंसर देख लीजिए। किसकी भ्रूणीय जो उत्पत्ति है वो मीजोडर्म से होती है। किससे होती है? मीजोडर्म। तो मीजोडर्म के माध्यम से भ्रूणीय उत्पत्ति किसकी होती है? पेशियों की, मस्कुलर्स की, मसल्स की पेशी उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि पेशियों के या मसल्स के अध्ययन को, मसल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, पेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मायोलॉजी, या फिर यहाँ पे सार्कोलॉजी इसे हम कहते हैं। तो पेशियों के अध्ययन को हम यहाँ पे मायोलॉजी कहते हैं या फिर सार्कोलॉजी कहते हैं। तो दो बड़े पॉइंट मैंने आपको बताए। एक तो पेशियों की उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है, दूसरा मैंने आपको बताया कि पेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी या सार्कोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए, कार्य के आधार पर या संरचना के आधार पर बात करें पेशियों के प्रकार की, तो पेशियाँ 3 प्रकार की होती हैं। ये तीनों प्रकार आपके सामने यहाँ पे हैं पेशियों के। पहला जो प्रकार है स्केलेटल मसल्स, यानी कंकाली पेशी। अब ये कंकाली पेशी क्या होता है? तो सीधे शब्द से ही पता चल रहा है कि वह पेशी जो कंकाल के ऊपर पाई जाती हो उसे कंकाली पेशी कहेंगे। उसके बाद स्मूथ मसल, यानी मुलायम या स्मूथ पेशी कह सकते हो, मुलायम पेशी कह सकते हो। उसके बाद आती है कार्डियक मसल, हृदय पेशी। हृदय का निर्माण जिस पेशी से होता है उसे हृदय पेशी या कार्डियक पेशी कहते हैं। तो इन तीनों पेशियों के बारे में अपने को पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। यहाँ पर अपन शुरू करेंगे स्केलेटल मसल्स यानी कंकाली पेशी से। यहाँ पे अंग्रेजी शब्दों का भी यूज किया गया है। अंग्रेजी शब्द भी आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि अंग्रेजी शब्दों से क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी शब्दों का जो उपयोग यहाँ पे किया गया है उसको आप पढ़ते रहिए, क्योंकि वो आपके यहाँ पर काम आने वाले हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक सेकेंड। तो यहाँ पर स्केलेटल मसल्स की बात करेंगे, कंकाली पेशी की बात करेंगे। तो यह पेशी कंकाल के ऊपर पाई जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंकाली पेशी, शब्द से ही पता चल रहा है कि कंकाल के ऊपर पाई जाने वाली पेशी क्या कहलाएगी? कंकाली पेशी। इसलिए इसे कंकाली पेशी कहते हैं। यह संपूर्ण शरीर भाग का 40% भार का निर्धारण करती है, यानी जो संपूर्ण शरीर का जो भार है उसके 40% भार स्केलेटल मसल द्वारा निर्धारित किया जाता है। 40% भार के बराबर मान लो कि किसी का द्रव्यमान कितना है? 100 किलोग्राम है। तो उसके शरीर का जो 40% भार होगा, 40% जो भार होगा, वह 40% भार कौन निर्धारित करेगा? शरीर के भार की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। शरीर के भार का 40% भार, यानी जैसा कि आपको पता है कि 100 किलोग्राम किसी व्यक्ति का द्रव्यमान है, तो यह संपूर्ण शरीर का द्रव्यमान नहीं है। इसमें से 70 से 80% किसका द्रव्यमान है? जल का, वाटर का। तो शेष जो बनता है शुष्क भार जिसे हम कहते हैं, वह होता है शरीर का द्रव्यमान। उसमें से 40% स्केलेटल मसल्स का भार होता है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है।
यह ऐच्छिक पेशी है, यानी इसका नियंत्रण आप स्वयं कर सकते हैं। जैसे आपके हाथ पैरों को मूवमेंट में, यानी आपके हाथ पैर जब आप मूवमेंट करते हो तो ये पेशी गमन करती है, गति करती है, संकुचित होती है। तो आप चाहोगे तो हाथ पैरों को मूवमेंट कर सकते हो और आप चाहो तो नहीं कर सकते हो। अगर आपने हाथ पैरों को मूवमेंट किया तो स्केलेटल मसल्स में भी मूवमेंट हुआ, और अगर आपने हाथ पैरों में मूवमेंट नहीं किया तो स्केलेटल मसल्स में मूवमेंट नहीं हुआ। तो इसीलिए ऐच्छिक पेशी होती है, यानी वॉलेंट्री होती है। इस पेशी का नियंत्रण कौन करता है? तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन द्वारा इस पेशी का नियंत्रण किया जाता है। इसीलिए इसके द्वारा किया गया कार्य यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन के रूप में संपन्न होता है। यानी इसके द्वारा जो कार्य किया जाता है इस पेशी के द्वारा, वह न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन के रूप में क्या होता है? संपन्न होता है। तो देखिए दोस्तों, एक बार समझ लीजिए कि आपके पेशियों के, इन पेशियों का नियंत्रण कौन करता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यानी मान लो आपके हाथ में, सर ये आप पहले तो बोल रहे हो ऐच्छिक है, फिर दूसरी बार बोल रहे हो कि ब्रेन और स्पाइनल को नियंत्रित कर रहा है। तो देखो मैं समझाता हूँ, ये ऐच्छिक का आप अपने हिसाब से चला सकते हो, बट इनका हर चीज़ का नियंत्रण हमारे शरीर में किसी ना किसी के द्वारा किया जाता है। मैं एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ, आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके हाथ में सुई चुभ जाए अचानक और आपको पता भी ना लगे, तो आपका हाथ अपने आप हटेगा कि नहीं? मतलब आप चाहे कि इसको हटाऊं, नहीं, आपको पता भी नहीं है कि सुई चुभी है, इतने में तो आपका हाथ हट गया, और हटने के बाद पता लगा कि कुछ चुभा इधर हाथ में। तो इसका मतलब आप खुद चाहे अपने हाथों के मूवमेंट, हाथों की जो पेशियां है, स्केलेटल मसल्स के मूवमेंट आप चाहे नहीं चाहे फिर भी हुआ ना। तो क्यों? क्योंकि इसका नियंत्रण कौन कर रहा है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और हर एक चीज़ का नियंत्रण कौन करता है? ब्रेन करता है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। और इसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वह न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन के रूप में संपन्न होता है। स्केलेटल मसल्स की संरचना की बात करते हैं। तो स्केलेटल मसल्स की संरचना है, इसमें देखिए यहाँ पर ये स्केलेटल मसल्स है, और स्केलेटल मसल्स की सबसे बाह्य आवरण है जो कि एपिमायोसिन अधिपेशिया यहाँ पेशिका कहलाती है। उसके बाद इसके अंदर एक गोलाकार संरचना पाई जा रही है। इस गोलाकार संरचना को पेरीमायोसिन कहते हैं, परिपेशिका कहते हैं। उसके अंदर छोटे छोटे गोलाकार संरचनाएं और पाई जा रही है। इन छोटे छोटे गोलाकार को फेसिकुलम कहते हैं, और उसके छोटे गोलाकार के अंदर भी एक बिंदुनुमा संरचना है जिसे हम यहाँ पे ध्यान रखना एंडोमाइसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोमाइसिन। तो ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है कि स्केलेटल मसल्स का ये सबसे बाह्य आवरण एपिमायोसिन, इसके अंदर ये गोलाकार आवरण पेरीमायोसिन, इस गोलाकार के अंदर भी गोलाकार आवरण फेसिकुलर, और उसके अंदर बिंदुनुमा संरचना एंडोमाइसिन। तो ये हो गई बात। उसके बाद देखना ये पेशी है, और पेशी के अंदर कुछ शब्द उपयोग किए गए, उन शब्दों को समझना। इधर चित्र में दर्शाए गए हैं। एक तो है सार्कोलेमा, यानी पेशी में जो प्लाज्मा का आवरण पाया जाता है उसे हम सार्कोलेमा कहते हैं। सार्कोजोम यानी माइटोकॉन्ड्रिया, पेशियों में पाए जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया को हम सार्कोजोम कहते हैं। ये शब्दों को नोट कर लेना। ये सार्कोजोम, ये माइटोकॉन्ड्रिया पेशी के अंदर पाया जाता है। ये आवरण आपको दिखाई दे रहा है, सार्कोलेमा का आवरण है, ठीक है। सिंसाइटियल, देखो पेशी के अंदर ये छोटी बिंदुनुमा संरचना क्या है? केंद्रक है, और ये केंद्रक को हम पेशियों में सिंसाइटियल कहते हैं। उसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पतली तंतु होती है जिसे एक्टिन कहते हैं, और ये आपको दिखाई दे रहा है ये मोटी तंतु होती है जिसे मायोसिन कहते हैं। तो इसके बारे में डिटेल में अभी आगे देख लेंगे, बट ये चित्र बना के इतना सा आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। ये चित्र आपको बना लेना है। उसके बाद देखिए एंडोमायोसिन की बात करते हैं। एंडोमायोसिन, जैसा कि मैंने आपको पिछले चित्र में आपको ऊपर बताया, ये रहा एंडोमायोसिन, यानी सबसे बाहर का ये जो आवरण है, इसकी बात अपन करते हैं। तो एंडोमायोसिन देखिए, सभी एंडोमायोसिन पेशीय तंतु मस्कुलर फाइबर की बनी होती है। देखिए एंडोमायोसिन किसकी बनी होती है? पेशीय तंतु मस्कुलर फाइबर की बनी होती है। पहला पॉइंट ध्यान रखना है। इस एंडोमायोसिन का व्यास 10 से 100 माइक्रोमीटर का होता है। तो एंडोमायोसिन पेशीय तंतु की बनी होती है। एंडोमायोसिन का व्यास कितना होता है? 10 से 100 माइक्रोमीटर का होता है। एंडोमायोसिन की लंबाई की बात करूँ तो 12 सेंटीमीटर, और जो ये एंडोमायोसिन होती है
न्यूरोफाइबर पेशीय तंतु को, यानी ये जो पेशीय तंतु की बनी है तो इसके जो पेशीय तंतु है इनको मायोफाइबर जोड़कर रखता है। तो देखिए जो हमारी ये क्या है, ये हमारी रही एंडोमाइसिन, सॉरी एंडोमाइसिन नहीं, हाँ एंडोमाइसिन अंतपेशिका। देखिए अंतपेशिका है, सॉरी मैं गलत बता गया चित्र में, आपको एक बार वापस बता देता हूँ। कहाँ गया चित्र, ये रहा। हाँ मैं आपको थोड़ा सा गलत बता गया था। ये आपको बाह्य आवरण दिख रहा है, बाह्य आवरण के मध्य एक और आवरण और इसके मध्य एक और आवरण और उसके मध्य बिंदुनुमा संरचना, एंडोमाइसिन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये एंडोमाइसियम जो है, ये एंडोमाइसियम जो है किसका बना है, पेशीय तंतु का, और इसका व्यास 10 से 100 माइक्रोमीटर होता है। एंडोमाइसियम की लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है और चूंकि ये पेशीय तंतु का बना है तो इसको जोड़ने का कार्य मायोफाइबर द्वारा किया जाता है। मायोफाइबर इसको जोड़ के रखते हैं। तो ये पेशीय तंतु है और इस पेशीय तंतु को ये जोड़ रखा है, ये कौन है, तो मायोफाइबर है, ध्यान रखना। ये बात हमारी कंप्लीट होती है। उसके बाद देखिए फेसिकुलम की बात करते हैं, यानी पुलिका की बात करते हैं। तो पुलिका क्या होती है, कई एंडोमाइसियम को घेरने वाली संरचना को फेसिकुलम कहते हैं। देखिए ये हमारा, ये रही संरचना जिसके अंदर देखना ये गोलाकार है, इसके अंदर ये गोला है तो इस गोले के अंदर एक और गोला है और उसके अंदर बिंदुनुमा संरचना है। तो ये जो बिंदुनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसके चारों तरफ जो आवरण पाया जा रहा है इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, फेसिकुलम कहते हैं। तो ये फेसिकुलम एंडोमाइसियम, और इसके अंदर ये जो बिंदु है ये क्या है, एंडोमाइसियम। तो एंडोमाइसियम, कई एंडोमाइसियम को घेरने वाली संरचना क्या कहलाती है, फेसिकुलम कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखना पेरीमाइसियम, कई फेसिकुलम को घेरने वाली संरचना पेरीमाइसियम कहलाती है। जैसे हमारे पास ये रहा पेरीमाइसियम, इसके अंदर छोटे छोटे क्या पाए जा रहे हैं, इस तरह के, जिसके अंदर एंडोमाइसियम है। ये रहे हमारे फेसिकुलम और ये रहा हमारा पेरीमाइसियम। तो ये पेरीमाइसियम कई फेसिकुलम को घेर रहा है तो इसे पेरीमाइसियम कहेंगे। उसके बाद देखना एपीमाइसियम की बात करते हैं, हिंदी नेम आप देख लेना लिखा हुआ है। एपीमाइसियम पेरीमाइसियम को घेरने वाली आवरण को एपीमाइसियम कहते हैं। तो देखिए ये हमारा बड़ा आवरण और ये बड़ा आवरण इनको घेर रहा है, इनको, और ये क्या है, ये है पेरीमाइसियम। ये क्या है, पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम के अंदर क्या पाया जा रहा है, फेसिकुलम। फेसिकुलम के अंदर क्या पाया जा रहा है, एंडोमाइसियम। यानी इन पेरीमाइसियम को इन पेरीमाइसियम को घेरने वाले आवरण को क्या कहेंगे, एपीमाइसियम कहेंगे। उसके बाद बात करते हैं पेशियों के संरचनात्मक इकाई, संरचनाओं की बात करते हैं, जिसमें से पहला अपने पास आता है मायोसिन। पेशी में पाया जाने वाला मोटी तंतु का हम मायोसिन कहते हैं। एक्टिन की बात करें तो पेशी में पाई जाने वाली पतली तंतु को एक्टिन कहते हैं। तो ये 2 पॉइंट बात ध्यान रखना, मोटी तंतु को मायोसिन, पतली तंतु को एक्टिन कहते हैं। सार्कोजोम क्या होता है, तो पेशी की इकाई जो होती है वो, सार्कोमेयर, पेशी की जो इकाई होती है वो सार्कोमेयर होती है। यानी पेशी किससे बनी होती है, सार्कोमेयर से बनी होती है। उसके बाद सार्कोलेमा की बात करें तो पेशी के जो कोशिका आवरण होता है वो सार्कोलेमा यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है, जिसे हम सार्कोलेमा कहते हैं। ये देखिए ऊपर संरचना में मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये संरचना है, तो इस संरचना में ये जो आवरण आपको दिखाई दे रहा है ये आवरण क्या है, सार्कोलेमा है। और ये सार्कोलेमा किससे बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आप इसे कह सकते हो। उसके बाद देखना यहाँ पे नेक्स्ट अपन चलते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सार्कोजोम की बात करें तो पेशी में पाया जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया सार्कोजोम कहलाता है। यानी पेशी में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है उसे हम सार्कोजोम कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, ऊर्जा निर्माण करना है, ऊर्जा संग्रहित करना है, या ऊर्जा ग्रेबी से कहते हैं। तो एटीपी के रूप में क्या करता है, ऊर्जा मुक्त करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा इसी से प्राप्त होती है एटीपी के रूप में। चूंकि ऊर्जा प्राप्त होती है तो इसे हम ऊर्जा ग्रेबी कहें। तो माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसे हम ऊर्जा ग्रेबी कहते हैं। और यहाँ पे जो ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में रहती है और एटीपी के रूप से ये टूटती भी है। तो ऊर्जा एटीपी से किस में टूटती है, एटीपी में टूटती है और फिर एएमपी में टूटती है। तो ध्यान रखना ऊर्जा जो होती है वो एटीपी से किस में टूटती है,
एडीपी में टूटती है और एडीपी से किस में टूटती है, एएमपी पे टूटती है, एएमपी पे टूटती है। और यहाँ पे जब ये एटीपी से एडीपी में टूटती है तो फास्फेट मुक्त होता है एक फास्फेट, ठीक है। फिर ये वापस टूटेगी एडीपी से एएमपी में, फिर एक फास्फेट मुक्त होगा। तो ध्यान रखना, जब यहाँ पर एटीपी टूटती है एडीपी में, एडीपी टूटती है एएमपी में, किस में टूटती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और इस दौरान क्या मुक्त होता है, एक एक फास्फेट। यानी जब एटीपी पूर्ण रूप से टूट जाती है तो यहाँ पे टोटल कितने फास्फेट मुक्त हो जाते हैं, 2 फास्फेट मुक्त हो जाते हैं, 2 फास्फेट के अणु मुक्त होते हैं। सिनसाइटियल की बात करूँ तो पेशी में पाए जाने वाला केंद्रक यानी पेशी के केंद्रक को सिनसाइटियल कहते हैं। पेशी में जो केंद्रक पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सिनसाइटियल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पेशी में संकुचन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पेशी की संरचना को समझना। पेशी जो होती है उसमें आपको इस तरह की एक संरचना दिखाई देगी। ये संरचना, इसमें देखिए कौन क्या है, पहले समझा देता हूँ कि इसके अंदर ये बाहर की तरफ ये 2 लाइन पाई जाएगी। इन दोनों लाइनों को हम यहाँ पर जेड लाइन कहते हैं, ध्यान रखना। और इन दोनों लाइनों की मध्य की जो दूरी होती है उसे हम सार्कोमेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्कोमेयर कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ये जो लाइनें दिखाई दे रही है जो कि यहाँ तक ही पहुँच पा रही है, इन लाइनों को हम यहाँ पर एक्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिन, यानी पतली तंतु ये होती है। तो ध्यान रखना इस बात का। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये आपको दिखाई दे रही होगी मोटी मोटी संरचना। इन मोटी मोटी संरचनाओं को हम यहाँ पर मायोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं, मायोसिन। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये आपको मायोसिन और एक्टिन को जोड़ने वाली जो संरचना है इसे हम मायोसिन प्रोजेक्शन कहते हैं। यानी एक्टिन और मायोसिन को जोड़ने वाली संरचना को मायोसिन प्रोजेक्शन कहते हैं। अब मायोसिन के समान लंबाई वाली ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, यानी मायोसिन के समान लंबाई को ऊपर की तरफ ये जो होती है इसे हम ए बॉन्ड कहते हैं। और ध्यान रखना, ए बॉन्ड से जेड लाइन तक की जो लंबाई होती है ये, इसे हम आई बॉन्ड कहते हैं। और दो एक्टिन के मध्य की जो रिक्त स्थान एरिया है उसे हम एच जोन कहते हैं। तो ये कुछ संरचनाएं जो आपको ध्यान रखनी है। और ध्यान रखना कि मायोसिन के बीच से गुजरने वाली एक लाइन है, इस लाइन को हम एम लाइन कहते हैं। तो ये संरचना आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर समझ नहीं आया हो तो वीडियो को बैक कीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार देख सकते हो देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगी। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक एक संरचना को समझाता हूँ कि जो जेड लाइन होती है, जेड लाइन के मध्य की जो चौड़ाई है, एक जेड लाइन ये है और देखिए दोस्तों, एक जेड लाइन ये है और एक जेड लाइन ये है। इन दोनों के मध्य की जो चौड़ाई होती है वो सार्कोसोम कहलाती है, सार्कोमेयर कहलाती है। तो सार्कोमेयर की परिभाषा कंप्लीट है। अब देखिए, सार्कोमेयर में एक आई बॉन्ड और एक ए बॉन्ड पाया जाता है। तो ऊपर देखिए, ये क्या है, पूरा सार्कोमेयर। और सार्कोमेयर में ये 2 तो आई बॉन्ड हो गए और एक क्या हो गया, ए बॉन्ड हो गया। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जेड लाइन की बात करें तो 2 जेड लाइन होगी। और यहाँ पे जेड लाइन में मायोसिन के किनारे तक की लंबाई को आई बॉन्ड कहते हैं। यानी जेड लाइन से मायोसिन तक की लंबाई को आई बॉन्ड मैं बता चुका हूँ। अब मायोसिन की लंबाई को ए बॉन्ड कहते हैं और मायोसिन के मध्य से गुजरने वाली रेखा को एम लाइन कहते हैं। देखिए, ये रही एम लाइन, ये मायोसिन है, ये मायोसिन है, ये मायोसिन है। तो इसके मध्य से रेखा गुजर रही है तो इसे हम एम लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये संरचनाएं आपको ध्यान रखनी है। एक्टिन की जो 2 एक्टिन के मध्य का जो रिक्त स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं, एच जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, एच जोन। उसके बाद पेशी में संकुचन की बात करते हैं। जब पेशी में संकुचन होता है, संकुचन से क्या तात्पर्य है, संकुचन से तात्पर्य है कि ये वाला जो एरिया है, 1 सेकेंड, ये वाला जो एरिया है ये इसके अंदर, यानी ये एक दूसरे के अंदर जाते हैं, यानी इसकी लंबाई में क्या होती है, कमी। ये अभी इतना है, संकुचन के बाद ये इतना हो जाएगा। तो इस संकुचन की चर्चा अपन यहाँ पे करेंगे। तो जब संकुचन होता है तब क्या होता है, जब पेशी में संकुचन होता है तब सार्कोसोम की लंबाई घट जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया
कि सार्कोसोम में पेशियों में संकुचन होगा तो अभी इतनी है, संकुचन के बाद इतनी हो जाएगी, सार्कोसोम की लंबाई घट जाएगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे है कि आई बॉन्ड की लंबाई घटेगी, बिल्कुल घटेगी। यहाँ पे देखिए ये आई बॉन्ड है, तो ये आई बॉन्ड जब ये इतने बड़ा था सार्कोसोम तब आई बॉन्ड इतने थे। अब सार्कोमेयर छोटा हो जाएगा, सार्कोमेयर की लंबाई छोटी हो गई तो आई बॉन्ड भी छोटे हो जाएंगे या आई बॉन्ड की लंबाई भी कम हो जाएगी। एच जोन नष्ट हो जाएंगे, जो एच जोन होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे। देखिए एच जोन क्या है, तो दो एक्टिन के मध्य रिक्त स्थान, जब इसमें संकुचन होगा तो सार्कोमेयर छोटा होगा और सार्कोमेयर छोटा होगा तो दोनों एक्टिन आपस में जुड़ जाएंगे तो एच जोन नष्ट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। परंतु यहाँ पर ध्यान रखना, जेड लाइन के मध्य दूरी घटेगी, मतलब सार्कोमेयर घटेगा, जेड लाइन के मध्य की दूरी घटेगी। ए बॉन्ड और एम लाइन की लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इन दोनों पॉइंटों को समझना। ए बॉन्ड क्या है, तो ए बॉन्ड हमारे मायोसिन की लंबाई ए बॉन्ड है और एम लाइन मायोसिन के मध्य से गुजरने वाली रेखा है, तो एम लाइन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ए बॉन्ड मायोसिन की लंबाई घटेगी नहीं तो ए बॉन्ड की लंबाई भी नहीं घटेगी, तो ए बॉन्ड और एम लाइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये यहाँ पे संकुचन की बात है। अब बात करते हैं कंकाली पेशी की, कुछ थोड़ी बहुत बातें। कंकाली पेशी की बाह्य संरचना है, इसमें ये सिंसाइटियल है, सॉरी ये आपको यहाँ पे सिंसाइटियल दिखाई देगा, सिंसाइटियल यानी न्यूक्लियस आपको ये दिखाई देगा। उसके बाद देखिए कंकाली पेशी से रिलेटेड कुछ 4 से 5 पॉइंट है जो नोट कर लेना। कंकाली पेशी आपस में लंबवत रूप से जुड़ी होती है, कि जो कंकाली पेशी वो कैसे जुड़ी होती है, लंबवत रूप से। दूसरा, जेड लाइन, आई बॉन्ड, एच बॉन्ड और ए बॉन्ड, सॉरी एच जोन, ए बॉन्ड, एक्टिन पाई जाती है। जो हमारी कंकाली पेशी होती है उसमें ये सब संरचनाएं पाई जाती है। पेशी में यदि किसी कारण से लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो हमारे शरीर में दर्द होने लगता है और ये वॉलेंट्री ऐच्छिक पेशी होती है। देखिए जब मान लो आपके पेशी में जो कंकाली पेशी उसमें लैक्टिक एसिड जमा हो गया तो क्या होगा, आपके कंकाली पेशी में, कंकाल में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो पेशी है वो है हमारे पास स्मूथ पेशी, स्मूथ मसल्स की बात करते हैं। स्मूथ मसल्स की संरचना इस तरह की होती है, इसमें जो नीचे और ऊपर की तरफ आपको नुकीली संरचना दिखाई देगी जिसे हम पॉइंटेड लॉब कहते हैं, यानी नुकीला किनारा कहते हैं। मध्य से ये फैली हुई होती है, इसीलिए इसे हम, और ये मध्य से फैली हुई होने के कारण इसके मध्य केंद्रक द्रव्य पाया जाता है जिसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं, केंद्रक द्रव्य को सार्कोप्लाज्म, और इसमें जो केंद्रक पाया जाता है उसे सिंसाइटियल कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पेशियों में पाए जाने वाले केंद्रक को सिंसाइटियल कहते हैं, तो पेशियों में पाए जाने वाले केंद्रक द्रव्य को सार्कोसोम या सार्कोप्लाज्म यहाँ पे कहेंगे, सार्कोप्लाज्म, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कि जो स्मूथ मसल्स है वो ऊपर और नीचे से कैसी होती है, नुकीली, तो उसे पॉइंटेड लॉब कहेंगे। मध्य से फैली होती है जिसमें सार्कोप्लाज्म यानी केंद्रक द्रव्य और केंद्रक होता है जिसे सिंसाइटियल हम कहते हैं। अब नीचे थ्योरिटिकल पार्ट देख लिए। स्मूथ मसल्स का ऊपरी तथा निचला किनारा नुकीला होता है, इसे हम पॉइंटेड लॉब कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंटेड लॉब। इन्हें हम फैसिफॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फुसिफॉर्म भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, पॉइंटेड लॉब को हम फुसिफॉर्म भी कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये पेशी मध्य से फैली हुई होती है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। पहली बात ध्यान रखना कि जो स्मूथ मसल्स होती है वो मध्य से फैली हुई होती है और उनमें केंद्रक पाया जाता है। जो केंद्रक उनमें पाया जाता है उसे सिंसाइटियल कहते हैं और उसके अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है जिसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं। तो केंद्रक द्रव्य भी पाया जाएगा। यह पेशी ढीले लूज संयोजन से जुड़ी होती है, यानी ये ढीले संयोजन से जुड़ी होती है और इसीलिए इसे स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है। और ये ढीले संयोजन से जुड़ी होती है तो इन पेशियों के मध्य रुधिर रक्त वाहिनी यानी रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती है। विभिन्न तंत्रिकाएं पाई जाती है, तंत्रिकाएं, विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाएं इसके अंदर पाई जाती है। क्यों, क्योंकि ये ढीले संयोजन स्मूथ संयोजन से जुड़ी हुई होती है। उसके बाद एक लास्ट लाइन है इस पेशी से कि शरीर में आंतरिक अंगों का निर्माण करती है, जैसे कि आमाशय है और आँख, सॉरी एक मिनट जूम करना पड़ेगा, आमाशय है,
आंत है, आमाशय है और विभिन्न प्रकार के जो आंतरिक अंग होते हैं उनका निर्माण कौन करती है? स्मूथ मसल्स करती है। बात करेंगे कार्डियक पेशी, हृदय पेशी की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हृदय पेशी, हृदय का जिस पेशी से निर्माण होता है उसे हृदय पेशी कहते हैं। ये हृदय पेशी की संरचना है। संरचना खाली ध्यान रखिए। और संरचना में कौन क्या है तो देख लीजिए, डॉट डॉट जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, उसे स्ट्रिएशन कहते हैं, स्ट्रिएशंस कहते हैं। और ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसे हम न्यूक्लिक या सिंसाइटियल यानी केंद्रक हम इसे कहते हैं। ये जो संरचना है ये जंक्शन है और जंक्शन से ये जो कोशिकाएं अलग हो रही है, इन कोशिकाओं को हम एडजेक्टिव सेल्स कहते हैं। जब जंक्शन से कोशिकाएं अलग हो जाती है एडजेक्टिव सेल्स कहते हैं। यानी यहाँ पर कोशिकाएं अलग हो रही है तो इसे एडजेक्टिव, जो जंक्शन से कोशिकाएं यानी संधि क्षेत्र से कोशिकाएं अलग होती है, कौन से पेशी में? हृदय पेशी में, कार्डियक मसल्स में, उसे हम एडजेक्टिव सेल कहते हैं। और ये जंक्शन होता है जहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं, पेशियां आपस में आके जुड़ती हैं, तो ध्यान रखना। उसके बाद इससे रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो पढ़ लेते हैं। यह पेशी आपस में जुड़ी हुई होती है, तो ध्यान रखना। इसमें कई जंक्शन संधि क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। संधि में अलग अलग यानी जो संधि क्षेत्र होते हैं उससे कोशिकाएं जो होती है वो अगर अलग होने लगती है या अलग होने वाली जो कोशिकाएं हैं उसे हम एडजेक्टिव सेल कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जिसमें जंक्शन पाए जाते हैं, जंक्शन से जो कोशिकाएं अलग होती है उसे हम एडजेक्टिव सेल कहते हैं। हृदय की पेशी में ऑक्सीजन संग्रहित रहता है। हृदय की जो पेशी होती है उसमें सर्वाधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन संग्रहित रहता है। अगर आप मान लो हृदय को बाहर निकाल देते हो तो 2 से 3 घंटे तक फिर भी वो धड़क सकता है, क्योंकि उसकी पेशी में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होती है। हृदय की शारीरिक यानी हृदय शरीर से अलग कर देने पर 2 से 3 घंटे तक धड़क सकता है, क्योंकि इसके अंदर इतनी ऑक्सीजन संग्रहित रहती है, इसकी इतनी क्षमता होती है। इसके 3 आवरण होते हैं। हृदय पेशी 3 आवरण से बनी होती है। अब 3 आवरण कौन कौन से हैं? तो पहला है एपिकार्डियम, दूसरा है मायोकार्डियम और तीसरा है एंडोकार्डियम। यानी इन्हीं 3 आवरण से मिलकर या इन्हीं 3 आवरण से ये बना होता है, इन्हीं या फिर ये 3 आवरण इसमें पाए जाते हैं। किसमें? कार्डियक मसल्स में। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। यानी एपी का मतलब बाह्य आवरण, मायो यानी मध्य आवरण और एंडो यानी आंतरिक आवरण। ठीक है। और एक लास्ट लाइन की हृदय पेशी कार्डियक मसल्स रेखीय एवं अनैच्छिक होती है। जो हृदय पेशी होती है वो रेखीय होती है, अनैच्छिक अनवॉलेंट्री होती है। यानी आप इसको नियंत्रित नहीं कर सकते हो, आपके हृदय को धड़कने की प्रक्रिया को आप नियंत्रित नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसकी पेशी इनवॉलेंट्री होती है, अनैच्छिक होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन ने ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म कर लिया है और मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।